हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। ठीक ठाक होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो आज हम इस जम्मू कश्मीर के इशू पे बात करेंगे। और मैं इस जम्मू कश्मीर के, हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि मैं इसमें पीओके और अक्साई चीन दोनों के बारे में बात करूंगा कि एक जो हिस्सा है कश्मीर का वो पाकिस्तान के पास है और एक चीन चाइना के पास है। ठीक है, तो मैं इन दोनों हिस्सों के बारे में बात करूंगा। ठीक है, मैं अलग अलग वीडियो नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ एक ही वीडियो में पूरे एक जगह एकदम सही से हो जाए। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, एकदम पेशेंस बना के बैठिएगा। और मैं इस बात का एकदम श्योर हूँ कि आपको ज़रूर, अगर बात में लास्ट में ना आप अगर कंक्लूज़न निकालोगे तो ज़रूर आप इतना इतना तो श्योर है कि आपको ज़रूर बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हाँ, पहले पहला क्वेश्चन तो ये है कि आखिर ये कश्मीर, मतलब कश्मीर में ही इतना इशू क्यों, कश्मीर के लिए। तो भाई जिसके लिए इशू हो रहा है पहले उसे तो देख लो कि वो आखिर है कैसा। ठीक है, तो एकदम आराम आराम से बैठ जाओ। चलता हूँ एकदम कश्मीर। ठीक है, वहाँ पे आपका मन चला जाएगा कश्मीर। देखो भाई, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, इसीलिए इसको धरती का स्वर्ग बोला जाता है। ठीक है, यानी कि हेवन ऑन अर्थ। ठीक है, देख लीजिए। और ये किसी और कंट्रीज़ की फ़ोटोज़ नहीं है, ये पूरी कश्मीर की ये फ़ोटो है। ठीक है, तो देख लीजिए कितना प्यारा है। वहाँ के ट्राइब्स लोग, देखिए वहाँ पे ऐसे कपड़े पहने जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखिए, ठीक है, काफ़ी काफ़ी कितना धांसू दृश्य है ना। तो इसके लिए तो कोई भी लड़ाई करना चाहेगा, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आगे चलिए, आपको सब कुछ सारा इशू एकदम एकदम तसल्ली से पता चलेगा। ठीक है, तो ये रहा जो कश्मीर हम पहले, ये ये हम देखते हैं ये वाला कश्मीर। लेकिन एक्चुअल में कश्मीर ये ऐसा है जो हमारे कंट्रोल में है, ये वाला केवल ही हमारे कंट्रोल में है, जो येलो वाला है। ठीक है, बाकी इतना जो है ये पाक अधिकृत है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड है। ये अक्साई चीन है जो चाइना के ऑक्युपाइड है, ये भी चाइना के ऑक्युपाइड है। ठीक है, ठीक है, तो हम पूरी तरीके से जानेंगे इसको कि आखिर क्या क्या खेल है इसमें। तो सबसे पहले हम पाक वाला खेल जानते हैं। ठीक है, तो पाक वाले खेल में शुरू करते हैं। पाक वाले में होता ही है कि यहाँ पे, यहाँ से ये वाली लाइन है, ये इसके इधर जो है ना ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर है। तो एकदम शुरू से हम इसको जानते हैं, जब हमारी कंट्री आज़ाद हुई थी 1947 में, तो उस समय जो अंग्रेज़ आज़ाद करके गए थे ना, तो वो ऐसे आज़ाद थोड़ी करके गए थे कि इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, वो मतलब भारत को अकेले अप्रॉक्स 550 प्रोविंसेस में बांट के गए थे। ठीक है, कि इतने प्रोविंसेस हैं और इसमें सबका राज्य हैं और राज्य रजवाड़े हैं, और उसमें आप सबका इंडिपेंडेंट आप अपना शासन कर सकते हैं, तो मिल भी सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, क्योंकि उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन सारे लोगों को, मतलब जो सारे राजे रजवाड़े थे, उनके सबसे बात करके और उनके उन्हें एक फेडरल सिस्टम में क्या क्या एक गठित किया होगा कि मतलब एक एक केवल इंडिया रहेगा पूरी तरीके से। ठीक है, आप लोग अलग अलग ना बने। तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई, इसीलिए उनका स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया। नहीं तो पता चलता उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में जाने के लिए हमें वीज़ा लगता। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। एक एक ज़मीनी लेवल पे आप इसे अगर आप समझोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सच में वो डिज़र्व करते थे। ओके, तो ये खेल है। एक फैक्ट और बता दें कि उस समय जो राजे रजवाड़े होते थे, उसमें वो घोड़े से, मतलब घोड़े से उनकी सेना होती थी उस समय, घोड़े घोड़े पे। तो उस समय जब ये प्रोविंसेस मिला के एक फेडरल सिस्टम बनाया गया, तो उस समय हुआ क्या कि बहुत सारे जो घोड़े वाले लोग थे, ये बेरोजगार हो गए जो सेना वाले थे। तो उस समय एक रेजिमेंट बनी इंडिया में कि घोड़े वालों के लिए। वो कैवलरी वाली जो सेना है वो आज तक है, और वो दुनिया में एकमात्र सेना है जो भारत के पास अभी भी है। ठीक है, वो लोग घोड़े पे ही चलते हैं, उनके पास बंदूक भी नहीं होती। ठीक है, वो भाले से स्पेयर्स होते हैं, भाले से भाला होता है उनके पास। ठीक है, तो वो सेना अभी तक है। और वो अब लड़ाई करने तो जाते नहीं है, बस वो केवल सेरेमोनियल वाली है चीज़ें, कि कोई सेरेमनी वगैरह हुआ, जैसे परेड वगैरह हुई तो उसमें चलते हैं। ठीक है, और अभी लगभग 10-15 दिन पहले वो भी चेंज होने की बात हुई थी, तो काफ़ी विरोध हुआ था। बोला गया था कि उनको तोप वगैरह दे दिया जाएगा, ताकि वो जब सेरेमनी वाली करनी है तो उससे करें, घोड़ों का खर्चा वगैरह बहुत ज़्यादा। तो लोगों ने काफ़ी विरोध किया था कि एक तो अकेला, मतलब अपना भारत है पूरे वर्ल्ड में जिससे इसकी एक पहचान है और तमाम सारी चीज़ें हैं, तो वो विरोध हुआ था। हाँ, तो यहाँ पे थे। तो उस समय जब
जब कश्मीर वाला खेल हुआ था तो कश्मीर पे ये जो यहाँ पे राजा थे, इनका नाम था राजा जय सिंह। इन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें ना तो पाकिस्तान के साथ जाना है, अपना इंडिपेंडेंट प्रोविंस चाहिए। तो हुआ क्या, आज़ादी के बाद से, ठीक है, मान लिया गया इंडिपेंडेंट प्रोविंस रखिए। तो हुआ क्या, आज़ादी के जैसे आज़ादी की बात हुई तो यहाँ से जो पाकिस्तानी सेना और ट्राइब्स थी, ठीक है, बोला जाता है कि पाकिस्तानी ट्राइब्स के भेस में वहाँ की जो आर्मी थी वो इस पर चढ़ाई कर दी, ठीक है। तो राजा जय सिंह क्या किए, भाग के इंडिया आए, ठीक है, इंडिया आए। तो उन्होंने बोला कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो उस समय बोला गया इंडिया ने कि आप यहाँ पे ट्रीटी ऑफ एक्सेशन पे साइन करिए और इस कश्मीर को भी भारत में मिला लीजिए, फिर हम आपकी मदद कर पाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने साइन किया, तो फिर भारत की सेना गई और इसे एलओसी पर रोक लिया गया, ठीक है, एलओसी पर रोक लिया गया। और यहीं भारत नया नया अभी आज़ाद हुआ था, ठीक है, एकदम बिल्कुल नया नया आज़ाद हुआ था। उस उतना मतलब नहीं था कि वॉर अफोर्ड कर पाएँ उस समय। तो एक एक काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है। देखिए ये काउंसिल बनी थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद से, ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद से बनी थी कि जैसे कि वर्ल्ड वॉर वन हुआ था तो कुछ देश जैसे हारे थे, जैसे उसमें हिटलर का आया था, हिटलर सामने आया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद से, तमाम सारी चीज़ें हुई। फिर वर्ल्ड वॉर टू में आया, वर्ल्ड वॉर टू फिर से हुआ, तो उसमें भी देखिए जो जीता वो तो ठीक है, लेकिन जो हारा उसको उसके अंदर वो बदले की भावना आ जाती है, ठीक है, वो फिर से वर्ल्ड वॉर कराएगा। ये पूरे देश मिल करके, अभी यूएन में लगभग 193 कंट्रीज़ हैं, ये पूरे देशों ने मिल करके एक ऐसा यूनाइटेड नेशन बनाया कि हम फिर से वर्ल्ड वॉर नहीं करेंगे। और मैं रियलिटी बताऊं, अगर फिर से वर्ल्ड वॉर थ्री होगा तो कोई देश बचेगा भी नहीं, क्योंकि सबके पास न्यूक्लियर वेपन है। और दूसरे वाले वर्ल्ड वॉर में तो बिना बताए अमेरिका ने किसी को नहीं बताया था कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन है। और यहाँ तक कि रसिया और यूएस साथ में लड़ रहे थे एक साथ में, लेकिन फिर भी रशिया को नहीं पता था कि यूएस के पास में एटम बम है, और इसने भाई जापान पे गिरा दिया, ठीक है, हिरोशिमा और नागासाकी पे लिटिल बॉय फैट बॉय गिरा दिया। और उसके बाद से जब जापान में ये गिर जाता है बम, तो मतलब जापान को जहाँ जाता है, लेकिन जान रहे हो जापान भाई सबको हराते जा रहा था, छोटी सी कंट्री देखने में था भाई, सबको हरा के जा रहा था, भारत के बॉर्डर पे चला आया था भाई, हालत ख़राब हो गई थी यूएस और रसिया दोनों के मिल करके। फिर यूएस ने अपना ट्रम्प कार्ड खेला और फिर 2 बम फोड़ दिए, फिर तब जाके जापान पीछे सरक गया, ठीक है, और जाके अपने जगह पे चला गया। ऐसा माना जाता है ना कि अगर नहीं मानता ना जापान तो फिर तीसरा बम भी फोड़ने वाला था यूएसए, ठीक है। ये तो कहाँ चला गया, ठीक है, मैं ये बस कर रहा था कि वर्ल्ड वॉर थ्री हुआ ना तो फिर बचेगा नहीं कोई, धरती समाप्त कर देंगे, क्योंकि इतना भाई न्यूक्लियर है, सबके पास न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो कहाँ थे, हाँ, यूएन काउंसिल, ठीक है। तो यूएन काउंसिल में इस समय 93 उस समय भी इसीलिए बनाई गई थी कि वॉर वगैरह रोका जाए। तो इंडिया उस समय नया नया आज़ाद हुआ था। अभी एक ताज़ी खबर आपको सुना दें, यूएन के जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 क्या होते हैं, नॉन। तो जो नॉन परमानेंट परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर हैं, उसमें एक एशिया पैसिफिक का एक सीट थी। इसमें ऐसा ही इलेक्शन होता है, जो नॉन परमानेंट वाले होते हैं ना वो इलेक्शन से चुन के आते हैं, तो ऐसे ही नॉन परमानेंट वाले जो एशिया पैसिफिक रीजन के हैं वहाँ से इंडिया चुन के जाने वाला है, ठीक है। 17 जुलाई को हाँ 17 जुलाई को चुनाव होने वाला है। तो जिसमें एक खास बात यह है कि चाइना और पाकिस्तान ने भी इसका समर्थन किया है कि जो हाँ आप एशिया पैसिफिक से हाँ इंडिया चुन के जाएगा, वहाँ पे बैठेगा। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि किसके बीच वॉर हो गया, मतलब इसको रोकते हैं कि भाई आप लोग रुक जाओ, वॉर मत करो, ठीक है। जैसे कि इसकी इनकी इनकी फोर्सेस भी होती हैं ना, इनकी फोर्सेस भी होती हैं, जैसे इसमें सारे देश, जो इतने देश हैं 193 देश, वो सारे इसी में कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी अपनी फोर्सेस से। तो इसे पीस कीपिंग फोर्सेस कहा जाता है। तो उस समय भी ये गठित हुआ था यूएन काउंसिल। तो वहाँ पे नई नई अभी इंडिया आज़ाद हुआ था, तो वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू गए वहाँ पे, ठीक है। और उन्होंने उनके सामने ये इशू रखा कि देखिए अभी ये सारी चीज़ें हुई हैं और इधर की जो सेना है वो एलओसी तक आ गई है और हम भी इधर से जा रहे हैं, बताइए क्या किया जाए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है कि ऐसा है कि वहाँ पे आप सीज़ फायर कर दीजिए, जहाँ पे हैं वहीं रुक जाइए। तो इसी को क्या कह दिया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इधर एक्साई चीन के इधर, ठीक है, एक्साई चीन एक्चुअल कंट्रोल एलएसी बोलते हैं इसको, ये एलओसी है, ठीक है। तो एलओसी के पास क्या किया गया, इसको वहीं फ्रीज कर दी गई, दोनों सेनाएं वहीं फ्रीज, और यहाँ पे हो गया। एलओसी होने के बाद से
तो इसके बाद उन्होंने कहा कि इसको सॉल्व कैसे किया है, तो उन्होंने बोला कि प्लेबिसाइड करवा दीजिए। प्लेबिसाइड का मतलब जनमत संग्रह, यानी कि इन लोगों से, पूरे कश्मीर के लोगों से ही पूछा जाए इलेक्शन करवा करके कि आप बताइए आप किसके साथ रहना चाहते हैं, आप इंडिया के साथ जाना चाहते हैं, मतलब रहना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान के साथ। भारत तो एग्री हो गया, लेकिन आज तक प्लेबिसाइड ही नहीं हुआ। पता नहीं क्यों, अरे नहीं पता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये जो चाइना, वो पाकिस्तान के पास जो रीजन है, एक गिलगिट बाल्टिस्तान और ये आज़ाद कश्मीर वाला, पता नहीं इसमें कैसा चुनाव करवाएं। ठीक है, फेयर चुनाव हो कि नहीं हो, और ये कभी एक हुआ ही नहीं ना एकदम। प्लेबिसाइड होता है जब सब एक होके बोलें, तो ऐसा हुआ ही नहीं फिर कभी। तो यहाँ पे प्लेबिसाइड नहीं हुआ, ये ऐसे ही है एलओसी। ठीक है, तो ये कहानी थी, ये अभी भी ऐसा ही चल रहा है। अभी अब आपको कुछ चीज़ें बता दें इसके बारे में। इसको अभी 2017 में पाकिस्तान ने इसे ठीक है, ये तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये भारत का है, लेकिन 2017 में इसे क्या कर दिया, इसने अपना स्टेट घोषित कर दिया। ठीक है, और स्टेट घोषित इसलिए किया क्योंकि ये चाइना यहाँ पे एक, क्या होता है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जो कि एक रोड है और एक रेलवे लाइन है। ठीक है, जो कि बनाई जा रही हैं। ऐसा बोला जा रहा है कि ये ट्रेड के लिए बनाया जा रहा है, जैसे सिल्क रोड वगैरह थी उस टाइप से। तो यहाँ से ये रोड बनाया जा रहा है, तो ये यहाँ से पीओके से होकर के जा रहा था। तो ये मतलब चाइना को ये एश्योरेंस चाहिए था कि भाई तुम्हारा ही राज्य है ना, ऐसा पता चला कि हम यहाँ बना दे रोड और फिर कल यहाँ कब्जा हो जाए भारत का। ठीक है, तो इसलिए अब पाकिस्तान ने इसको एश्योर करने के लिए इसे अपना राज्य डिक्लेयर कर दिया, गिलगिट बाल्टिस्तान को। और अभी तो उस समय भारत ने इसका भी बहुत ज़्यादा कड़ा विरोध किया था। ठीक है, तो और फिर अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पे इसने चुनाव करवाए हैं। ठीक है, तो इसका भी भारत ने बहुत कड़ी तरह से विरोध किया है कि नहीं, चुनाव भाई कैसे कराओ, एक तो तुम्हारा घर नहीं है, मतलब एक तो तुम्हारी जगह नहीं है, तुम ज़बरदस्ती आके भस गए, स्टेट घोषित कर दिया, फिर चुनाव भी करा दोगे, मतलब कुछ आगे नहीं जा रहा हो। तो इस टाइप से फिर ने इसने इसका विरोध किया है। और आपको कुछ और चीज़ें बता देते हैं इसके बारे में। जैसे कि हुआ ये है, एक सेकेंड, ये वाला बता रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, ये है सी पैक। ठीक है, चाइना पाकिस्तान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जो यहाँ से चीन के जिंगजियांग प्रांत से यहाँ इस ग्वादर पोर्ट तक जा रहा है, पाकिस्तान के ये वाले, कहाँ नहीं जा रहा है, बलूचिस्तान, चल क्यों ना भाई पैन, यहाँ से जिंगजियांग प्रांत से ये बलूचिस्तान तक। देखिए ये वाली रेलवे लाइन है। ठीक है, और ये वाली है, क्या बोलते हैं, ये रोड है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जा रही हैं, तो ये दोनों क्या है ना, कि यहाँ से पीओके से होकर गुजर रही हैं, तो इसी वजह से इसे एश्योर करने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया, इसको स्टेट घोषित कर दिया। और ये वाला जो चीज़, इसके बारे में एक चीज़ और, हाँ एक और जानिए, चाइना की मदद से और क्या क्या हो रहा है पीओके में खेल। पीओके कहाँ गया, तो पीओके में अभी कुछ देर पहले मतलब कुछ दिन क्या भी हुआ, लगभग 10-15 दिन पहले अभी फिर न्यूज़ निकल के आई थी कि डायमर बांध एक बनाया जा रहा है यहाँ पे, क्या बोलते हैं, यहाँ पे गिलगिट बाल्टिस्तान में। ठीक है, डायमर इंडस रिवर के ऊपर। ठीक है, तो इसका भी फिर भारत ने विरोध किया था, भाई तुम यहाँ कैसे बांध बना रहे हो पीओके में। फिर भारत ने, अभी यहाँ पे एक बांध बनाया जा रहा है, इस पे किस पे, झेलम नदी के ऊपर बनाया जा रहा है, कोई जल विद्युत परियोजना है, कोहाला जल विद्युत परियोजना है, जो यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बनाई जा रही हैं, जिसका फिर से विरोध किया है इंडिया ने। तो इन्होंने, जैसे कि एक ट्रीटी हुई थी, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, ये होते हैं क्या होता है, 1960 में हुई थी। ठीक है, 1960 में हुई थी, जिसके अनुसार क्या था, 3 नदियों का पानी जो था, एक सेकेंड, जो था इंडस, झेलम और चेनाब, इनका जो पानी था ये इसका था, पाकिस्तान का था। और उसके बाद से रावी, सतलज और ब्यास, इन 3 नदियों का पानी जो था वो इंडिया का था। तो ये तो कर रहे भाई, हम तो बना झेलम पे ही रहे हैं, तो तुम्हें काहे दिक्कत हो रही है, कहते भाई जो बनाओ तुम झेलम पे ही, लेकिन तुम पीओके में काहे बना रहे हो भाई, तुम हमारे टेरिटरी में बनाओगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। तो ये वाला खेल था इसका। और ये था, ये सी पैक वाली बात हो गई। ये देखिए, ये रोड बन रहा है और ये बन रहा है आपका रेल बन रहा है। देखिए ये एक इंटरनेशनल इशू होता है, जैसे कि इंटरनेशनल
राज दूसरे देशों को कंट्रोल करने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अभी खुद इंडिया का है, यहाँ पे अफ़गानिस्तान में एक चाबहार पोर्ट है, वहाँ पे इंडिया ने इसको विकसित किया है केवल इस पे कंट्रोल करने के लिए, इस पे नज़र रखने के लिए। तो वैसे अब देखिए, अगर ये सी पैक बनता है तो यहाँ से ये पूरे भारत पे इधर ये पूरा ये वाला एरिया इसको कंट्रोल रहेगा, क्योंकि इसके पहले तक भारत का ये वाला एरिया तो कंट्रोल में ही था। इधर तमाम सारे कंट्रोल थे, नीचे मालदीव वगैरह यहाँ पे भी इसका कंट्रोल था, बस इधर से नहीं कंट्रोल था, यहाँ भी कंट्रोल आ गया। ठीक है, तो ये कंट्रोल यहाँ से आ रहा है, तो इस बात की दिक्कत है। भारत ने भी चाबहार पोर्ट विकसित किया है, तो ऐसी बात नहीं है, वो भी घेर रहा है ऐसी बात। अभी आपको ये पता चलेगा ना कि ये जो बाल्टिस्तान वाला, ये बाल्टिस्तान दे रहा है, ये क्या होता है, बलूचिस्तान, ये वाला एरिया, एक सेकेंड, बलूचिस्तान पाकिस्तान का भाई विरोध करते हैं। ठीक है, जब जो ब्रिटिश ने इसे आज़ाद करवाया था, तो उस समय हुआ ये था कि सबको तो बहुत ज़्यादा प्रोविंसेस में बांट दिया था। ठीक है, कि आप ये रहा, हाँ ये रहा बलूचिस्तान, इसे तो इधर भी प्रोविंसेस में ही बांटे थे ना, पाकिस्तान में भी। तो ये लोग क्या किए थे, ये उस समय इंडिपेंडेंट प्रोविंस अपना था, ये पाकिस्तान हो गया था अपना, लेकिन ये इंडिपेंडेंट अपने आप को मानते थे। फिर क्या किया, जब वो पाकिस्तान ने क्या किया, इस पे हमला करके इसको अपने कब्ज़े में ले लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी विरोध करते हैं। ठीक है, और इंडिया के इनसे काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं, बलूचिस्तान लोगों से काफ़ी सिंपैथी करते रहते हैं पाकिस्तान का। बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत तगड़ा विरोध करते हैं। देखिए, इनका अपना खुद का झंडा भी है। ठीक है, तो इसलिए इतना विरोध करते हैं। अभी हाल ही में लगभग 2-4 दिन पहले की न्यूज़ है, ये इन बलूचिस्तान का जो मानवाधिकार पोर्टल था ना, इसको बैन कर दिया था पाकिस्तान ने। आप खुद सोचो यार, अगर ये बलूचिस्तान यहाँ से निकल गया ना, बलूचिस्तान अगर इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया, तो फिर पाकिस्तान बचेगा कितना, इतना। ठीक है, और फैक्ट वाली बात बताएं, ये भी देखना पाकिस्तान में मिल जाएगा भारत में आगे चल करके, ऐसा ही खेल होता रहा तो। ठीक, और देखते हैं कहाँ गया, और कुछ बचा नहीं ना पाकिस्तान में। हाँ, यही था बलूचिस्तान, मतलब यही हुआ कि निकलने वाला है हाथ से इसके। हाँ, अब एक कुछ जो कश्मीर है, इसको सॉल्व करने के लिए भारत ने भाई कुछ कदम उठाए थे। ये देखिए, बलूचिस्तान से इसका काफ़ी अच्छा रिश्ता है, अफगानिस्तान से भी काफ़ी भारत का भी रिलेशन चल रहा है, उसी से उधर की जो कंट्रीज़ हैं उसको एक्सेस करता है, उस पर कंट्रोल रखता है भारत। तो इसका बहुत तगड़ा पॉलिटिक्स खेलता है भाई भारत, कम नहीं है ना किसी से। देखिए, पहला हुआ ये था कि जो पाकिस्तान है ना, जो भारत के कुछ कदम थे जो कश्मीर को इशू को रिजॉल्व करने के लिए, इसमें था देखिए, पहले पाकिस्तान से ये बोला गया जो कश्मीर का 60% एरिया है ना, वो तो पहले भारत के कंट्रोल में है। ठीक है, वो है भारत के कंट्रोल में, पाकिस्तान मिला के इनके कंट्रोल में है। तो हुआ ये कि यहाँ पे जो सोनिया गांधी थी, इन्होंने ये ऑफ़र किया 1971 में कि आप एलओसी को हम आईबी डिक्लेयर कर दें, इंटरनेशनल बॉर्डर घोषित कर देते हैं। ठीक है, हम इसी को बॉर्डर बना देते हैं। ठीक है, अब इशू सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से यही बॉर्डर कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, टाइम के लिए पॉज लिया और फिर रिफ्यूज़ कर दिया। सेम आफ्टर कारगिल वार हुआ 2000 में, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह फिर सेम पोस्ट वेट किया, फिर पोस्टपोन कर दिया। सेम हुआ मनमोहन सिंह द्वारा प्रपोजल, फिर गिलानी ने रिजेक्ट कर दिया इसको। तो मतलब होता क्या है ना, पाकिस्तान के जो राजनीति है यहाँ पे, तो राजनीति खैर चलिए उतना लेके चलते हैं, कोई इशू उठा लिया, जातिवाद उठा लिया, कुछ भी उठा लेते हैं। कश्मीर यहाँ भी चलता था, अब तो खैर सॉल्व हो गया। तो लेकिन यहाँ पे कश्मीर पे ही राजनीति चलती है। उनका मैप उठा के देखोगे तो इनके मैप में पूरा पूरा कश्मीर ही है इनका, एकदम। ये अक्साई चीन वाला भी इलाका नहीं छोड़ा इन्होंने, पूरा कश्मीर इनका दिखाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हो गई। तो हमें लगता है कि अब सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखिए, ये बलूचिस्तान है। ठीक है, हमेशा ये कहता था कि हमें आज़ाद करें, क्योंकि पाकिस्तान वाले यहाँ पे कोई डेवलपमेंट वाला काम करते नहीं है। ठीक है, इनको ऐसे ही पिछड़ा छोड़ दिया हुआ है और फिर इसको क्लेम करते रहे कि अपना ही है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि हम लोग अलग हो जाएं, इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाएं, और बहुत सारे प्रोटेस्ट हमेशा होते रहते हैं इस मामले में। और यहाँ वाला क्षेत्र था कि ये जो पीओके वाला था, तो इस पे ये इन्होंने मतलब आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से ये बोलते हैं कि यहाँ कबीलों ने इस पे
किया, लेकिन हुआ ये था कि कबीलों के भेष में आर्मी थी जो यहाँ पे अंदर घुस गई थी। फिर यहाँ से हरी सिंह आए, ट्रीटी ऑफ एनेक्सेशन साइन होता है, फिर यहाँ से सेना जाती है और फिर इनको एलओसी पे हिट करती है। तो उसमें यूएन काउंसिल में जवाहरलाल नेहरू इसको मुद्दे को उठाते हैं, क्योंकि उसमें अच्छा देश बना था और अच्छी इमेज के लिए इन्होंने यूएन गया, नहीं है खुद से सॉल्व नहीं करा, इंटरनेशनल। अभी भारत उसका सदस्य बनने वाला है, इसको बारे में बताया, ठीक है। का भी सदस्य है, जो ये मांग करता है ना कि 2-3 देशों को इसका परमानेंट मेंबर बना दिया जाए। परमानेंट मेंबर होने का मतलब ये है ना कि अगर क्या है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का अगर परमानेंट मेंबर हो गए आप, तो उसमें होते हैं, एक सेकेंड, यूएन नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यहाँ पे होते हैं 5 परमानेंट मेंबर और 10 होते हैं, कहाँ गया भाई यार, ये पेन कहाँ नहीं चल रहा है, 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो ये जो 15 मेंबर है ना, इसमें इनका बहुमत चलता है ना कि अगर 9 ने किसी चीज़ को सहमति दे दी तो वो चीज़, जैसे वो चाहते हैं कि अगर 2 बीच के वॉर हो रहा है ना, अगर वो 9 कह दिए कि नहीं वॉर नहीं, रोक दिया जाए तो रुक जाएगा, अगर वो बोल दिए कि नहीं वॉर होगा तो हो जाएगा। ये यहाँ पे ये 9 वाला चलता है खेल, ठीक है। लेकिन परमानेंट मेंबर को एक ये उनके पास एक वीटो पावर होती है, जिसके वजह से ये कह सकते हैं ना कि जैसे इन्होंने एक डिसीजन लिया कि नहीं यहाँ पे वॉर नहीं होगा, जैसे अब एक डिसीजन लिया गया कि पाकिस्तान पे अब वॉर कर दो इंडिया, ठीक है, तो मार दो, ठीक है, लड़ाई हो जाए। तो अब एक चाइना इसका परमानेंट मेंबर है भाई, ठीक है, चाइना, यूएसए भी परमानेंट, रसिया भी है परमानेंट मेंबर इसका। तो चाइना तो कहता है अगर मना कर देता है तो नहीं होगा, ठीक है, ये इसकी है वीटो पावर। और इसका है 7 मेंबर वीटो पावर भी है इसका, नॉन परमानेंट मेंबर वाले। अगर ये 7 मेंबर एक साथ मिल जाए तो ये भी मनवा सकते हैं, ठीक है। और भारत एक G5 का भी सदस्य है जो ये मांग कर रहा है कि हमें भी परमानेंट मेंबर इसका यूएन काउंसिल का बनाया जाए। इसमें और भी हैं, और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया हो गई पहली, एक जापान भी है, जर्मनी भी है, और एक ब्राज़ील है, हाँ ब्राज़ील है, ठीक है। यही 2-4 कंट्रीज़ हैं जो मानती हैं कि इसमें इनका परमानेंट मेंबर है, और बाकी दुनिया भी इस बात से एग्री करती है कि नहीं इनको होना चाहिए मेंबर। तो ये ठीक है, पाकिस्तान की बड़ी हो जा रही है क्या, ठीक है। अब हम चाइना के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, जब इसको ना एकदम शुरू से जाते हैं कि जब बाउंड्री कैसे डिसाइड हुई थी। देखिए, पहले तो भारत गुलाम था, ठीक है, सबसे पहले। उसके पहले जब लगभग ये बाउंड्री, सबसे पहले ना ये जो नीली वाली बाउंड्री आपको दिख रही है, मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, इसे भारत अपनी बाउंड्री मानता है। चाइना, इंडिया और चाइना की बाउंड्री मानी जाती है, ये है जोहानसन्स लाइन, ठीक है। ये देखिए 1800 में ये डिसाइड हुआ था। ये उस समय भारत गुलाम था, तो कॉलोनल इंडिया और चाइना के बीच में ये डिसाइड हुआ था बॉर्डर। इसको बोला गया था जोहानसन्स लाइन के द्वारा। 1865 में ये डिसाइड हुआ था, ये वाला बॉर्डर जिसे भारत मानता है। और इसके बाद फिर एक और कमीशन आता है, मैकडोनल्ड कमीशन। तो मैकडोनल्ड कमीशन ये मानता है कि ये वाला लाइन जो है ये आता 1893 में, पेन चल नहीं रहा है, हम बोल दे रहे हैं केवल, 1893 में ये कमीशन आया था। इसने ये बोला था कि ये वाली लाइन जो है ये लगी इंडिया और चाइना की लाइन। तो ये चाइना, ये वाली लाइन को चाइना मानता है। और उसके बाद से हुआ क्या, 1962 में, हाँ उसके पहले भी एक बात है कि जब ये भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद ये इधर तिब्बत भी एक क्षेत्र था, ठीक है, तिब्बत भी इंडिपेंडेंट था। तो उसने क्या किया, अब चाइना ने क्या किया, इस पे मतलब इस पे हमला करके इसको कब्जा कर लिया, ठीक है। तो जैसे आप किसी भी क्षेत्र को कब्जा करते हो, जैसे भारत में ही ब्रिटिश ने कब्जा किया, तो यहाँ के लोग उठे ना, जैसे कि इन्होंने आवाज़ उठाई, आंदोलन किया, तमाम सारी चीज़ें की। तो वैसे ही जब इन्होंने तिब्बत पे हमला किया, चाइना वालों ने उसको कब्जा कर लिया, तो यहाँ के लोगों ने भी आवाज़ उठाई, आंदोलन हुए कई सारे। तो यहाँ के एक दलाई लामा थे, ठीक है, दलाई लामा गुरु होते हैं, ऐसा ऐसा समझिए ना कि यहाँ पे बौद्ध धर्म चलता है और वो इसके हेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो हेड हैं, तो ये क्या किए, मतलब ये भी आंदोलन किया, जब खतरनाक होने लगा, इनको जान को खतरा होने लगा, तो ये भाग करके इंडिया चले आए और इंडिया वालों ने इनको शरण दे दी, इंडिया ने इनको शरण दे दी। अब देखिए दलाई लामा की स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ 1 मिनट में, अब मज़ा आ जाएगा। जैसे दलाई लामा की बात ये है ना कि ऐसा मानते हैं, जैसे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में तो ये काफ़ी पहले से माना जाता है कि पुनर्जन्म वगैरह होता है, लेकिन बौद्ध धर्म में भी ये माना जाता है, ठीक है, कि पुनर्जन्म होता है, ठीक है। और दलाई और तिब्बत के लोग अकल्ट प्रैक्टिसेस में मतलब एक लेवल अप है उनका बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये
क्या करते हैं ना कि जो नेक्स्ट दलाई लामा कौन होगा, जैसे कि एक दलाई लामा हैं अभी, ठीक है, अब वो उनकी उम्र हो गई है, अब वो मरेंगे, ठीक है, तो वो पहले बता के जाते हैं कि मैं इस जगह जन्म लूँगा और इस एज में आप हमें आइएगा, बताइएगा, हमें याद दिलाइएगा और लेके चले आइएगा यहाँ पे। तो उस समय ये जब वो मर जाते हैं, मतलब वो डिसाइड, वो पता चल जाता है इनको, अपना डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ इस एज में इनको जाना है और यहाँ पे ये जन्म ले लिए हैं। तो वहाँ जाते हैं, उनको ले आके फिर सब याद आ जाता है और फिर आके अपने क्या बोलते हैं हेड की पोस्ट संभालते हैं दलाई लामा। तो इस समय ऐसा माना जाता है कि 1300 साल से एक ही है दलाई लामा, जो ऐसा हो रहा है सारी चीज़ें। जैसे तिब्बत ना काफ़ी एक बहुत ही मतलब मिस्टिकल टाइप का कंट्री है। मतलब कंट्री तो अभी नहीं बोलेंगे, मतलब क्षेत्र है। वहाँ पे अभी एक सर्च करिएगा, योगानंद 100 करके, ठीक है, तो वो बंदा अभी 105 साल का है। और मैं इस बात का एकदम श्योर हूँ ना कि आप जितना फिजिकली एक्टिव हो गए ना, वो बंदा उससे भी ज़्यादा एक्टिव है। वज़न उसका 48 किलो के आसपास वज़न है, ठीक है। और उसने एक टेस्ट में, जैसे कि वहाँ पे वो तो 105 साल का, इतना मतलब तगड़ा बंदा है, ठीक है। देखने में तो बाल वाल गिर गए हैं, लेकिन हाँ फिर भी थोड़े बहुत, और लेकिन इतना एक्टिव रहता है फिजिकली और सारी चीज़ों से ना, बोलता जैसे लगता है करंट दौड़ रहा है भाई, खतरनाक एकदम। तो उस पर तमाम सारी रिसर्च होती हैं, बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में भी जाते हैं कि आखिर क्या राज है आपके पीछे, तो वो योग और यही सब बताते हैं। तो वो उन्होंने बताया इस बात को कि मतलब वहाँ पे जब टेस्ट हुआ था, तो उन्होंने अपने 48 केजी की वेट है उनका, और अपने स्पाइन पे 86 केजी के आदमी को बैठा के कुछ देर तक रखे थे, कि वो ये प्रूव करने के लिए कि उनकी स्पाइन फुल्ली फंक्शनली एकदम शानदार वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये वाला केस था। वो कह रहे थे ना कि ऐसे ही वो, जैसे नहीं होता है, भारत के लोग तो होते ही हैं थोड़ा सा एडवेंचरस और ज्ञान की खोज में इधर उधर निकले रहते हैं। तो वैसे ही वो घूमते गए, हिमालय गए, फिर उधर से तिब्बत चले गए। तो वहाँ उन्होंने बोल रहे थे अपने इंटरव्यू में कि वहाँ उन्होंने लोगों से पूछा, तो वो बोल रहे थे कितने साल से जीवित हो, तो बोल रहे थे 200 साल, 300 साल। वो बोलते हैं कि उतने साल से जीवित ही हैं वो। तो उन्होंने उन्हीं से उन्होंने प्रेरणा लिया, और बोलते हैं थोड़ा सा योग वो करते हैं और फिर ध्यान वान लगाते हैं और फिर एकदम तगड़े हैं एकदम से। तो ये सारी चीज़ें हैं यार। मतलब मैंने भी एक बुक पढ़ी है, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी बाय सदगुरु। तो उन्होंने इस बुक में ये सारी चीज़ें मतलब बहुत बहुत अच्छी तरीके से बताई हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इसका भी एक समरी टाइप वीडियो और जो अच्छे अच्छे कटिंग्स हैं उसके जो मेरे को मैं लाऊं एक बार, काफ़ी सही रहेगा। ठीक है, प्लान करते हैं। तो अभी ये देखते हैं कहाँ चले जाते हैं यार, ठीक है, ये थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ तिब्बत में, वहाँ से दलाई लामा भाग के चले आए भारत, ठीक है। भारत ने इन्हें शरण दे दी। अब भारत ने शरण दे दी तो इस बात से, हाँ हाँ सॉरी, इसके पहले तिब्बत को भारत मानता ही नहीं था। आपको ताइवान वाले वीडियो में याद होगा, ताइवान की जब मैंने स्टोरी बताई थी, तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि ताइवान भारत इसको मानता ही नहीं था कि तिब्बत आपका कंट्री है, ठीक है, आपका पार्ट है। तो इनके जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रेसिडेंट के बीच में एक समझौता होता है कि कौन सा ये पंच ऐसे कुछ करके समझौता होता है, जिसमें ये माना जाता है कि आप चाइना को पूरा एक मानेंगे, ठीक है, तिब्बत उब्बत को अलग पार्ट नहीं मानेंगे। तो फिर भारत ने भी बोला था कि ठीक है, पार्ट ऑफ इंडिया ही मानेंगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आप जाके यूएन में बोल दी कि ये पाकिस्तान का या फिर ऐसा कुछ। हालांकि ऐसा है कि वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है, वो बात अलग, लेकिन आप ऐसा नहीं बोलेंगे। तो दोनों बात इस बात पे एग्री होते हैं। फिर तिब्बत को चाइना का पार्ट मानने लगता है भारत। उसके बाद जब वो दलाई लामा भारत यहाँ पे आते हैं, तो इनको शरण दी जाती है। तो ये इनको शरण दे देते हैं। वो कहते हैं कि आपने यहाँ से भागे हुए आतंकवादी को आपने शरण दी हुई है, और उन्होंने वॉर छेड़ दिया 1962 में। तो 1962 में जो वॉर हुआ, तो वो इसमें जो मैकडोनल्ड लाइन थी, इससे अंदर वो चले आए, ठीक है। एक सेकेंड, क्यों चल नहीं रहा है यार, ठीक है, मैकडोनल्ड लाइन से वो अंदर चले आए। तो बस यही डिक्लेयर नहीं है कि वो कहाँ तक अंदर आए, ठीक है। ये उन्हें जैसे कंफर्म नहीं ना, एक तरीके से कंफर्म इंडिया मानता है कि आप यहीं तक आए थे, हरी वाली लाइन, और वो कहते हैं नहीं नहीं, हम यहाँ तक आ गए थे, ये वाली लाइन तक। तो बस इसी बात पे लड़ाई हुई है, बस इसी बात पे अभी भी दोनों सेना एकदम स्टैंड ऑफ की पोजीशन में है। यहाँ पे भारतीय सेना ने अपना एक क्या बोलते हैं बेस बना लिया था, ठीक है, बीच में।
यहाँ पे इस रीजन में। तो ये बोलते हैं कि नहीं मेरा यहाँ तक है चाइना की सीमा, और ये कहते हैं नहीं नहीं आप यहाँ तक आए थे। तो वही बीच में ये 10 किलोमीटर का रेंज है और इसी में होती है लड़ाई। ठीक है, इसी में अभी पूरी इंटरनेशनल मीडिया इस बात पे खड़ी है, मतलब इस बात पे शोर कर रही है कि भाई इंडिया कैसे एकदम चाइना के नज़र में मतलब आँख में आँख मिला के खड़ा हुआ है। और पूरी इंटरनेशनल मीडिया ये करी कि अब इनमें वॉर होने वाला है। चाइना, यहाँ तक कि चाइना के प्रेसिडेंट में इन्होंने बोल दिया है कि भाई अब आप लोग वार के लिए रेडी हो जाइए यहाँ के सोल्जर्स से। तो ये सारी चीज़ें इतनी ख़तरनाक तरीके से चले यहाँ पे। एक मिनट आगे भी होगा, मैंने लिया तो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये सारा यहाँ पे चल नहीं रहा यार। हाँ ठीक है, ओके देखते हैं। ये वाला था जॉनसन्स लाइन, ये मैकडोनल्ड लाइन थी। यहाँ पे मानता है इंडिया कि यहाँ तक आप आए थे, ये मानता है हम यहाँ तक आए थे। इसी बीच के क्षेत्र की लड़ाई हो रही है। यहाँ पे इंडिया ने अपना एक बेस बनाया है, उसी बेस के लिए यहाँ पे चाइना की सेना इधर आ रही है, भारत की सेना यहीं तक रोक कर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 बेस उनके बने थे, 8 इंडिया के बेस बने के, दोनों तरफ सेनाएं बढ़ रही हैं और एकदम स्टैंड ऑफ की पोजीशन है। ठीक है, वॉर कभी, ठीक है। तो इसीलिए हाँ ये गलवान रीज़न है। देखिए ये वाला बीच में यहीं पे एक डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए हुआ ये था ना कि सबसे पहले जब चाइना को डर इस बात का लग रहा है ना कि पहले हुआ ये था, जब पहले लड़ाई होती थी तो चाइना इंडिया के पास में केवल यहीं पे एक गलवान रीजन के यहाँ पे केवल एक एयरपोर्ट था जहाँ से सेनाएं वहाँ पे जाके लैंड कर देती थी। ठीक है, लैंड करती थी वहाँ पे और वहाँ से लड़ाई वड़ाई होती थी, जो भी है सेनाएं वैसे जाती थी। लेकिन तो इंडिया चाइना के पास ये वो था हथियार कि इसको अगर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ठीक है, इसको अगर नुकसान कर दिया तो सेनाएं पहुंच ही नहीं पाएंगी, पूरा उसका है। हाँ एक पूरा क्षेत्र उसका हो जाएगा, मतलब वो अपनी मनमानी करेगा। लेकिन क्या हुआ था, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, इसी वॉर के बाद से 62 के 70% अपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे उसने सड़क बना दी है, जिसमें यहाँ पर भी सड़क बन गई है, इसीलिए टेंशन इसकी बढ़ गई है। ठीक है, इसी मैकडोनल्ड ये अक्साई चीन के रास्ते में ये पूरी सड़क बन गई है, तो जहाँ पे सेना कभी भी तुरंत पहुँच सकती है, वहाँ पे तुरंत नौटंकी करो तुम तुरंत पहुँच जाएगी। इस वजह से चाइना की हालत ख़राब है। ठीक है, तो इसीलिए ये विरोध कर एकदम पूरे स्टैंड ऑफ पोजीशन में है। अरे जैसे डोकलाम वाला स्टैंड ऑफ हुआ था, वहाँ पे 73 दिन एकदम सामने स्टैंड ऑफ, मतलब होता ही है ना कि जैसे कि दोनों सेनाएं एकदम आमने सामने हैं। जैसे कि नहीं किसी दो बच्चों में लड़ाई हो जाती थी कि दोनों पत्थर लेकर एकदम खड़े हैं, बेटा पहले तू मार तू मार। ठीक है, वही वाला केस हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो बस दोनों खड़े हैं। डोकलाम में भी 73 दिन तक खड़े थे भाई, और एकदम ऐसे ही सामने सामने। और वहाँ वही खेल यहाँ पे चल रहा है कि जब जब तब लड़ाई होने वाली है। ठीक है, तो ये सारा था मामला। हमें लगता है कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हाँ एक मामला बस और है, मुझे ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जब 1962 में हुआ था, वॉर हुई थी, तो इन चाइना ने डिक्लेयर किया था, तो ये घुसते घुसते यहाँ तक इसको सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया ने क्या किया ना, जब ऊपर मिल जाएंगे तो ठीक है, तो इसीलिए इंडिया ने ऑपरेशन मेघदूत चला करके सियाचिन को छुड़ाया, चाइना से छुड़ाया। और कहते हैं यहाँ का टेम्परेचर माइनस में बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। ठीक है, वहाँ पे इंडियन सेना वहाँ पे तैनात रहती है कि इन दोनों का कनेक्शन ना हो पाए, और इसे सिक्योर किया रहता है। ठीक है, और देखिए एक चीज़ और मुझे बतानी है कि हाँ ये वाला रेजिन है, ये वाला, ठीक है, तो इसको क्या किया है ना, पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया। भाई गिफ्ट कर दिया, चाइना को गिफ्ट कर दिया। अरे मतलब इसका है ही नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने चाइना को इसलिए गिफ्ट किया ना कि अगर इन केस अगर भारत यहाँ पे इंटर करता है गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए, ठीक है, जो कि भारत ने बोल दिया है। भारत के जो गृह मंत्री हैं, इन्होंने संसद में खड़े होकर बोला, भाई कोई चुनाव प्रचार में नहीं बोला है, इन्होंने संसद में खड़े होकर ये बात बोली है कि ये जो हमारा पूरा पाकिस्तान है, पीओके है, उसे हम अपने कब्जे में लेकर रहेंगे। ठीक है, ये कोई चुनाव प्रचार में नहीं बोली है, मतलब संसद में खड़ी होकर बोली बात है। बोला गया है कि आप गिलगिट बाल्टिस्तान को खाली करिए। आप पता मतलब मैं एक बात बताई है कि नहीं, 2017 में इसे अपना स्टेट घोषित कर दिया, फिर वहाँ पे चुनाव कराना, तो सारी चीज़ों का विरोध हुआ है। लेकिन अभी क्या है, इन्होंने बोला है कि आप इस चीज़ को खाली कर दीजिए। और दूरदर्शन जो कि भारत का क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट न्यूज़ चैनल, जो वो सारे जो देश उसका वो तापमान बताता है। तो उसने क्या किया था, यहाँ का भी तापमान बताया था इसी रीजन का। और ये
आज़ाद कश्मीर इन सारी चीज़ों का, तभी सब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था वो भी कि भाई उसका तापमान बताओ, उसका तो भाई तापमान बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर भी। और ये अक्साई चीन वाला मामला है, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें और स्टैंड ऑफ की पोजीशन में है, कभी भी वॉर डिक्लेयर हो सकता है। और यही सारी पूरी की पूरी स्टोरी थी। इंडिया या जो कश्मीर का इशू है, इस पे पाकिस्तान का स्टैंड और चाइना का स्टैंड और ये तमाम सारी चीज़ें। और इसके बाद अगर आपको, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी पॉइंट अगर छूटा है, अगर कोई पॉइंट छूटा है तो आप नीचे बताओ, ठीक है, कमेंट में बताओ। और किस पे आप एनालिसिस चाहते हो, किस ऐसे विवादित क्षेत्र पे, या फिर कुछ भी मतलब वीडियो, ठीक है, वो तो मैं प्लान कर रहा हूँ, कुछ लाऊंगा ही अब, ठीक है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ना वो डेथ वाला जो वीडियो है उसका मैं उसका समरी लेके आऊँ। उसकी जो बुक है उसकी कहीं कहीं कटिंग है, मतलब उसमें ऐसा चीज़ बताया गया यार कि जैसे कि मरने के बाद भी दुनिया है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है, लेकिन उसमें बताया गया और बहुत सही तरीके से बताया गया है। और चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ कि लाता हूँ कि नहीं, ठीक है। ओके, तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मुझे इस बात का तो पूरा एश्योरेंस है कि आप जो पहले थे वीडियो देखने के पहले और वीडियो देखने के बाद से आप में थोड़ा बहुत तो चेंज आया होगा, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप में बढ़ी होंगी। मैं अपनी बातों को कहने में, आप तक पहुंचाने में अगर सफल हो रहा हूँगा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बैठ जाइएगा, ठीक है, कि अगर कोई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ठीक है, बस हमेशा ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए यार, और कुछ ज़िंदगी में रखा नहीं है, ठीक है। ये सब ऐसा ही वॉर होता रहेगा और इंटरनेशनल इशू हैं, चलते रहेंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना रहता। और कोई बात हो जो ज़रूर बताइए कमेंट में, और लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करिए अगर आपको लगा कि इसमें इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। कलेक्ट करने में फैक्ट बहुत टाइम लगते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अप्रिशिएशन तो मांगता है ना। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।